जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई वो एक मशहूर शेर है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जो शेर है ना, ये मुझे लगता है कि बेसिकली है मदरहुड के हवाले से। भाई बिल्कुल सादिक आता है जब हम ख़वातीन और स्पेशली माओं के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ भी करें उनकी माओं को ही जो है ना वो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। अब छोटी सी चीज़, इवन कि जब बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और अगर लड़कियां हों तो समहाउ लोग माँ को ही कसूरवार ठहराते हैं, इसकी बेटियां हो रही हैं। हम चाहे 1000 बार कह दें कि जी जज नहीं करना चाहिए, जज नहीं करें, भी हम तो किसी को जज नहीं करते, लेकिन हम एक माँ को हर छोटी बड़ी चीज़ पे जज करते हैं। अगर माँ का बच्चा शरारती हो तो हम कहते हैं माँ का कसूर है, माँ ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की। अगर बच्चा बहुत हाजिर जवाब है तो हम कहते हैं कि भाई ये भी माँ का कसूर है, क्योंकि माँ ने इसको कभी टोका ही नहीं है। बच्चे की पढ़ाई में अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, बच्चा अगर अच्छा पढ़ नहीं रहा, तो हम एक बात कहते हैं भाई माँ का कसूर है, माँ ने बच्चे की पढ़ाई पे कभी तवज्जो नहीं दी। बच्चा अगर खा पी नहीं रहा तो हम उस पर भी माँ को कसूरवार ठहराते हैं और हम कहते हैं भाई ये माँ का कसूर है, क्योंकि माँ तो अपने फ़ोन में लगी रहती है, इसको अपने फ़ोन से फुर्सत मिलेगी तो ये बच्चे पर टाइम देगी ना कि बच्चा सही खा रहा है या नहीं खा रहा। बहुत सारी चीज़ों में अगर बच्चा आगे जाके ज़िंदगी में कुछ अच्छा करता है, बुरा करता है, स्पेसिफिकली अगर बुरा करता है, अच्छे में तो खैर कभी माँ को लेकर लोग आते ही नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा करता है तो सीधा जाके माँ की पेरेंटिंग पे, माँ की तरबियत पे सवाल उठाया जाता है, और जो मुर्दिल इल्ज़ाम जिसको ठहराया जाता है वो माँ ही होती है। मतलब हर चीज़ में आप माँ की तरबियत को क्वेश्चन कर देते हैं। अब आप मुझे अपने ईमान से बताएं, हम अक्सर अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे एतबार से उनकी तरबियत भी करती हैं, लेकिन क्योंकि हर बच्चा अपनी एक फितरत पे पैदा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी बहुत सारी चीज़ों में उसकी माँ की तरबियत जो है वो झलके। मैं अपनी मिसाल आपको दे देती हूँ। हम लोग 4 बहन भाई हैं और मेरी अम्मा ने तो अब सबकी एक तरह से तरबियत की, लेकिन हम चारों बच्चे अपने एक फितरत के हैं। कोई बहुत टॉकेटिव होगा, कोई बहुत सबमिसिव होगा, सो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई थोड़ा लाउड है। तो दैट डज़ नॉट मीन कि माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की। माँ तो कोशिश करती है सबको अच्छी तरबियत है। अब वो बच्चा अपनी फितरत पे जो है वो आता है सामने, बच्चा अपनी फितरत भी दिखाता है। फिर एक और चीज़ मैंने आजकल देखा है कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स होते हैं, जिनको आप आजकल के लोग हैं जो ऑटिस्टिक बोलते हैं, ऑटिज़म की स्पेक्ट्रम पे आ गए हैं, या और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अल्लाह की तरफ से हो, हम तो उसमें भी माँ को कसूरवार ठहरा देते हैं। तुमने कुछ किया होगा, तुमने प्रेगनेंसी में अपना ख्याल ही नहीं रखा होगा, तुमने टेलीविज़न बहुत देखा होगा, तुमने फ़ोन का इस्तेमाल बहुत किया होगा। फ़ोन की रेस ही बच्चे के साथ ऐसा कर देती हैं। मतलब हर छोटी छोटी चीज़। अभी आप लोग मुझे कॉल करें, कोई एक आप मुझे वाक़या बताते हैं, कोई ऐसी कोई मिसाल दे दें, मैं उसमें भी आपको बता दूंगी कि लोग किस तरीके से माँ को जो है ना वो आगे ले आते हैं और ये कहते हैं जैसे माँ का कसूर है। सो आप मुझे अपने ईमान से बताएं कि क्या बच्चे के हर अच्छे या बुरे फेल में उसकी माँ की ही तरबियत होती है, क्या उसकी माँ का ही कसूर होता है? अगर बच्चा आगे बड़ा होकर जब वो ज़िंदगी में एक अच्छा नाम बना लेता है और फिर अगर कुछ अच्छा बुरा करे, या आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये सही है कि हम हर चीज़ में जो माँ की तरबियत को जज करने बैठ जाते हैं? जी जनाब, तो शो में मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सना यासिर, जो कि रिलेशनशिप कोच हैं। मेरे साथ मौजूद है नादिया नदीम अल्लवी, पॉडकास्टर हैं और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। मेरे साथ मौजूद है तूबा ताहिर, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। आप तीनों प्यारी प्यारी ख़वातीन को अपने शो में मैं कहती हूँ खुश आमदीद। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है, मुझे बताएँ कि क्या बच्चे के पैदा होने से लेके बालिग होने तक बच्चा जो भी करता है उसकी जिम्मेदार उसकी माँ होती है? आई थिंक ये दोनों है, और मतलब ये टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि सारा ब्लेम जो है वो हम औरत पे दे देते हैं। बट जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि 5 बुनियादी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लाइक कि मेरी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल, स्पिरिचुअल। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि औरत शादी करके तो दूसरे घर में जा रही है, तो मुझे ये लगता है कि वो वाली चीज़ों का ख्याल नहीं होता, लेकिन उससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दरकार हैं उस पर बहुत सवाल होता है। सो आई थिंक इट्स अ सिस्टम जिसमें दोनों लोग इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा है
तो इवेंचुअली दूसरा शख्स सफ़र करता है और वो फिर इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। सो नहीं, आई थिंक बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जी हमारे माशरे में बड़ा आराम से हम जो कमज़ोर होते हैं ना उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं, क्योंकि राजा बेटा जो है वो तो कमाने के लिए है, वो घर चला रहा है, वो इतनी जिम्मेदारियां उठा रहा है, वो कैसे कर सकता है। और रानी आजकल तो रानी बेटियां भी कमा रही है ना, लेकिन उनको डबल काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो थक के भी आ रही हैं तो उनको किचन भी देखना है, उनको बच्चे भी, सब जिम्मेदारी मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जिम्मेदारी माँ और बाप दोनों की होती है, सिर्फ एक माँ की या एक औरत की जिम्मेदारी नहीं होती। ये वही वाली बात है, अक्सर हम सब मेरा ख्याल सुनते हैं कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो ये मेरा बेटा है, जहाँ कुछ बुरा किया तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया। ये क्योंकि वही बात है कि औरत आज भी, चाहे वो खुद कितनी स्ट्रांग है, कुछ भी बन के खड़ी हुई है, लेकिन आज भी वो औरत है, और बड़े आराम से हम औरत की तरफ उंगली उठा देते हैं कि सारी गलती तुम्हारी। और हैरान कुन बात है कि औरतें भी खवातीन पे ही ब्लेम सारा डाल Exactly, हाँ, बहुत आराम से। वो भी उसकी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश, वो वाली सिचुएशन होती है सम टाइम कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ, हमने फेस किया, तो हमने भी तो किया है, क्योंकि सास भी कई बहू थी, हमने बचपन में ड्रामा देखा था, हमने तो 8 बच्चे पाले, तुमसे 2 नहीं पाल रहे, ऐसा क्या कर रही हो तुम, हमने तो 8 पाल लिए। भाई उस वक्त ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ और है। वो अगर 2 बच्चे पाल रही है तो वो बाहर काम भी कर रही है। आप टिपिकल एक हाउसवाइफ थी या एक हाउसवाइफ भी है तो उसके ऊपर बहुत सारी और जिम्मेदारियां हैं। एक हाउसवाइफ को तो इतना इजी लेते हैं ना सना, मतलब हमें तो लगता है कि वो बस वो करती क्या, वो तो घर में बैठी हुई। हमने एक बार ये शो भी किया था, लेकिन वो एक ऐसा मजदूर है कि 24 घंटे काम कर रहा है। मुझे बताएं सना, आपको भी लगता है क्या माँ का कसूर है इसमें, अगर बच्चा बड़ा होके भी, बचपन से लेके बड़ा होके जो भी करे? हम मतिया 2 अल्फाज को ना जगल कर रहे हैं इस वक्त, एक जिम्मेदारी और एक कसूर। ठीक है, जिम्मेदारी एक बच्चे को, यू हर्ड इट टेक्स अ विलेज, ठीक है, सो वो कौन है? वो खाली माँ बाप नहीं है। अब हम एक बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड, सोशली कनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी, आपने कहा बर्थ से, मैं तो कहती हूँ प्री नेटल लाइफ से आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपको अगर शऊर आ गया है तो आप चाहोगे कि यार बच्चा पैदा होने से पहले हम प्लानिंग करके बच्चा पैदा करें। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? इफ़ यू आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड, हमारे यहाँ तो आपको पता है मदिया, हमने बात की है कि शादी भी जो है वो रेडीनेस के बगैर बस करनी है, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी करनी है। ठीक है, तो कई चीज़ें जिस तरह बेरारवी के साथ हो रही हैं, बगैर माइंडफुली हो रही हैं, उसी में ये भी शामिल है कि जी गलती, अगर थोड़ी सी भी गलती, देखिए गलती से बच्चा सीखता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हुई और आपने माँ को ही ब्लेम करना है, आम तौर से वो स्केप गोट है जिसको सबसे जल्दी बोले जा सकता है हाँ नई तरबियत की, बड़े होने तक। हम उस दिन मैं बात कर रहे थे ना कि जब एक लड़की भी जवान हो रही है, अगर वो दूसरे घर आई है, शादी होकर के आई है, जिस घर आई है, चाहे वो रिलेटिव्स में गई हो, चाहे आउटसाइड गई हो, चाहे इंडिविजुअल सेटिंग हो, चाहे जॉइंट सिस्टम में गई हो, उसकी वो सर्वेलेंस में, ठीक है, तो बट बेबी आ जाता है तो फिर बाकी सब अपना एक्सपीरियंस उसके ऊपर बताने लगते हैं। तो जिम्मेदारी, यस जिम्मेदारी है उसकी, कई चीज़ों में उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन अकेला उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ। तो जब अकेला इन्फ्लुएंस नहीं है तो कसूर भी अकेला उसका हो नहीं सकता। कसूर का लफ्ज यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमसे बात की, लेकिन ये कसूर का वर्ड एक ऐसा है जो कि हमने देखा हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है माओ को लेके, बच्चों की तरबियत को लेके। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमने ना एक चीज़ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमने फिल्मों में देखा है, हमने गुफ्तगू में देखा है, ड्रामास में देखा है कि जी माँ, और ये हकीकत भी है कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमने ये जुमला ऐसी कन्विक्शन के साथ बोलना शुरू कर दिया कि हमने ये नहीं सोचा कि वो जो माँ की कैपेसिटी कितनी है, और अगर वो उस चीज़ को मुकम्मल नहीं कर पाती, यानी कि बात को वो तो कुछ भी कर सकती है, तो उसको अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा सकती है, उसको ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, बीमार कैसे हो गया ये। तो आपको लगता है कि हम ये बात सोच के माँ के साथ ज़्यादती कर देते हैं, उसको हम कुछ ज़्यादा सोचते होते हैं कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है? मुझे लगता है कि ये उसको इंसान ना समझना, बिकॉज बहुत दफ़ा उसको रूम ही नहीं दिया जाता कि वो वनरेबल हो सके या वो टूट सके, वो बिखर सके, क्योंकि उसको ये भी दिख रहा होता है कि उसके पास कोई है ही नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जब उसको इस तरह के मैसेजेस मिल रहे होते हैं तो आई थिंक वो अंदर ही अंदर सफोकेट हो रही होती है। जैसे आपने कहा कि भाई आपको कोई मुसलसल ब्लेम कर रहा है, हमें वैसे दिख नहीं रहा होता, लेकिन वो मेंटली उसको असरअंदाज कर रहा होता है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और अपने कोई चैलेंज शेयर कर रहा होता है, तो सबसे पहले मैं उससे उसके वालिदैन का रिलेशनशिप पूछती हूँ। और अगर कहीं ऐसे होता है ना कि उसके बाप ने उसको सपोर्ट नहीं किया होगा या उसका ख्याल नहीं रखा होगा,
वो ऐसे मर्द चूज करती जो उसको सिमिलर एक्सपीरियंसेस देते हैं। तो अब वो वही इसकी सेफ जोन है ना, तो बस देखा यही ही नॉर्मल है, familiar राइट? है। वो हाँ, फेमिलियर familiar है है, और फिर आप उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और फिर सिमिलरली विद द अदर जेंडर ऑल्सो। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है जब हम किसी औरत को औरत होने की वो स्पेस नहीं होती। कितने लोग, मैं अभी भी जब मैं डील कर रही होती हूँ, उनको ये पीरियड्स के बारे में नहीं पता होता कि औरत किन चीज़ों से गुजर रही है, ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी के क्या स्टेजेस हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर जब बच्चा हो भी जाता है, सारा फोकस बच्चे पे, माँ की तो बस Postpartum का ख्याल कोई नहीं नहीं भाई, और तुमने उसकी उठना है, तुमने ये करना है, उसकी तुमने वो सारी करना है। वीकनेसेस को नजरअंदाज करते हुए जो हम जो स्पेसिफिकली बात करते हैं कि माँ तो एक अच्छी माँ, अच्छी माँ एक अच्छी माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो हम उसको सुपर ह्यूमन बना देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई इसकी भी अपनी वीकनेसेस होंगी, इसकी अपनी लिमिटेशंस होंगी, मतलब हर जगह मेंटल कैपेसिटी भी आपकी अपनी होती है, बट आप वहाँ पे और उधर आप उसको फेल कर देते हैं माँ को। ये आपको नहीं लगता है? जी, एक स्टैंडर्ड बना दिया ना कि हाँ। भाई माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ठीक है, तो जन्नत ऐवी तो नहीं कमाई जाती ना। हाँ, ये जी अंडरस्टैंड। उसका रिवर्स इंजीनियर करो तो ये होता है ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट, टू डू लिस्ट बड़ी है। सब ब्लेम ज़रूर करते हैं। मेरी जो पॉइंट होता है ऑफ कंटेंशन वही होता है कि यार कौन है जो रहेगा, अच्छा बताओ तुम्हें सपोर्ट क्या चाहिए। एक फादर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आम तौर से क्या होता है हमारे यहाँ देसी फैमिलीज़ में, आप लड़के की एजुकेशन देख के, लड़के के कमाने की सलाहियत देख के अपनी लड़की दे रहे होते हैं। वो बच्ची आम तौर से हस्बैंड के या तो बराबर पढ़ी होती है, थोड़ा कम पढ़ी होती है, लेकिन जो बच्चों की ग्रूमिंग और बच्चों की तरबियत की बात आती है, उस पे हो जाता है कि बाकी पूरे जितने लोग से उस बच्चे को इम्पैक्ट हो रहा है वो साइड हो जाते हैं। माँ क्या सिखा रही है, माँ क्या बता रही है, माँ ने शय दी है इसलिए ये ऐसा है। या आप देख लो, मतलब बुजुर्ग घर के आमतौर से जब एक खातून खाना को ब्लेम करते हैं तो वो अचानक उस वक्त ये भूल जाते हैं कि आपने जो अपने लाल की तरबियत की हुई है, वो अब हाजिर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। फादर्स पेरेंटिंग को मदर की हेल्प क्यों समझ रहे हैं? और बहुत सारे फादर्स ये कहते हैं अपने बच्चे को अगर वो ख्याल रख रहे हैं तो कहते हैं हम अपना बच्चा बेबी सिट कर रहे हैं। भैया आप बाप है उसकी, आप पेरेंटिंग कर रहे हैं उसकी। औरत बेसिकली अल्लाह ताला ने साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो बहुत इमोशनल बनाया है अल्लाह ताला ने ना, तो और सोसाइटी और रिलेशंस को पता होता है कितनी इमोशनल हो जाएगी अगर हम थोड़ी सी लाइक जैसे उन्होंने कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो वो माँ एकदम से होगी कि हाँ मैं तो मतलब मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दे दिया। फिर आप उसको एक सुपर मॉम बना देते हैं कि लाइक तुम तो ये कर सकती हो, ये तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था जो तुम्हारे, तो एक कहीं ना कहीं औरत क्योंकि इमोशनल है और उसको लगता है कि के लिए तैयार, इस जुमले के साथ ना उसको सैक्रिफाइसेस के लिए भी तैयार एग्जैक्टली। और औरत क्योंकि इमोशनल होती है तो वो इस चीज़ पे एक एक कदम करके आगे बढ़ती है, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे इसका एंड क्या मिलेगा। और उसको एंड जब पता चलता है, हम बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि ख़वातीन आके सिर्फ रो रही होती हैं क्योंकि उन्होंने जब अपनी एक उम्र दी होती है ना उस शोहर के लिए, उन औलादों के लिए, उस घर के लिए, उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में सिर्फ सैक्रिफाइसेस ही होते हैं। और वो जब एक टाइम आते ना, क्योंकि वो ना अपनी सेहत देख रही थी क्योंकि उन्हें बच्चा पालना था, उनके ऊपर प्रेशर था, ना उन्होंने उस शोहर को साथ निभाने के लिए कि लाइफ में अप एंड डाउन आए। शोहर ने कहा तुम मेरे साथ खड़ी हो ना, उसने कहा हाँ मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ, एक वही ड्रामेटिक और वो फिल्मों वाला सीन। तो वो एक एज के बाद क्योंकि आपके ऊपर मेनोपॉज भी आएगा, आपके ऊपर सारी चीज़ आएंगी, तब आप जब बैठेंगे अपने लिए और अपने आप को आईने में देखेंगे, आप कहेंगे 25 साल 30 साल मैं कहाँ हूँ। आज सब कुछ कर दिया, बच्चे अपनी जगह पहुंच गए, हस्बैंड की एक लाइफ हो गई, घर बन गया, सेटल हो गया, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ एज अ औरत, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरी क्या पहचान है। क्योंकि देखें अक्सर लोग ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में, मैंने ये देखा है, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए और बड़ा दिल दुखता है कि वेल ऑफ फैमिलीज हैं, हस्बैंड का एक नाम है, लेकिन एट दी एंड वो औरत आके पूछती है मैं कहाँ हूँ इसमें, क्योंकि मेरा अपना नाम कहाँ है। मैं ये कहना चाहती थी कि देखें जहाँ औरत की अपनी शनाख्त ख़त्म हो रही है या ब्लर हो रही है लेट्स से, वहाँ क्योंकि हम ब्लेम की बात कर रहे थे, इन्हीं की बात में मैं ऐड करना चाहूँगी कि वो औरत तो गिल्ट में जा रही है, पर आप ये देखो कि वो बच्चा अगर क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ग्रेड अच्छा नहीं ला रहा, कल को ड्रग्स में पड़ गया है या गलत सोहबत में पड़ गया है, तो सबसे पहले यही होता है किसको पता था, माँ ने क्यों नहीं देखा। तो माँ के अलावा
लोगों को मतलब घर वालों को चाहिए कि वो थोड़ा इन्वॉल्व तो हों बच्चे के साथ। आप कितना इन्वॉल्व है? मैं एक छोटी सी बात मदिया, आई वुड आस्क योर ऑडियंस, आज सब रिफ्लेक्ट करें कि अपने बच्चों के साथ कमांड्स और कंट्रोल के जुमलों के अलावा आपकी क्वालिटी कॉन्वर्सेशन क्या होती है? हाँ, इजी अल्फाज में आपको बता दूं कि हम अपने बच्चों से जब बातें करते थे या तो अपने बच्चों को कहते हैं ये करके कर दो, फलानी चीज़ की कि नहीं की। हमारी टोन जो होती है ना, इसके अलावा कि अच्छा चलो आप बात करें, आज क्या किया था, बात क्या होती है? हाँ, क्या किया था, तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है। हम वाकई कमांड, हमने भी कमांड ही लिए हुए। एग्जैक्टली, सो हम पैटर्न में फंसे हुए हैं। और वही पैटर्न जब हमारी सास या हमारे घर के बड़े हमें बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा हस्बैंड्स के मुंह से भी ऐसा कुछ निकलता है, तो आपका जुमला होता है सास मत बनो, यू नो। तो कुछ रोल्स के साथ सर्टेन एसोसिएशंस बनी हैं और हम उसको ना चाहते हुए भी उसी फ्लो में जा रहे होते हैं। किसी ना किसी को माइंडफुलनेस के साथ, चाहे आप माइंड साइंसेस किए हुए हों, चाहे आप यू नो कोचिंग किए हुए हों, कुछ भी, अगर आपको थोड़ा शऊर आ रहा है तो आप डायरेक्शन के साथ इसी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी डायनामिक को चेंज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, ये बात मैं हमेशा अक्सर शो में भी कहती हूँ कि अल्लाह पाक मतलब माँ की और बच्चे की मोहब्बत इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह पाक ने भी जब इंसान से अपनी मोहब्बत का वो जब पैमाना जो डिफ़ाइन किया तो वो यही था कि 70 माओ जितनी मोहब्बत, Yes. मतलब किसी और की मोहब्बत की बात नहीं की। बट एट द सेम टाइम हम जब बात कर रहे थे माओ से, तो हम जो आपने ग्लोरीफाई करने की बात की, हम अपने माओ के सेक्रीफाइसेस को इतना, हम क्यों उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं और माओ के लिए हम ये सेक्रीफाइसेस को इतना क्यों बड़ा बना देते ताकि माओ को लगे ठीक है हमारे पास और कुछ नहीं है तो हमारे पास मेडल्स, हमारे ये सेक्रीफाइसेस हैं, चाहे उसमें उसकी ज़ात पीछे रहेगी। और साथ में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई माँ अपने लिए कुछ ज़रा सी कुछ सोच रखे कि मैंने ये अपने लिए कोई एम रख ले, तो हम फ़ौरन इसको अच्छी माँ की कैटेगरी से गिरा देते हैं। वाई? मुझे जो एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे लगता है कि लोगों को इतना डर लगता है, सेल्फ अवेयर और खुद मुख्तार और अचीव जो किया था औरत ने, कि उस दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। ये सारी चीज़ें उनको कंट्रोल करने के लिए आसानी होती है कि यार यहाँ सब्र कर लो, ये कर लो, अभी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, या इस तरह की चीज़ें। जब वो विक्टिम में रहती ना तो सबके लिए आसानी रहती। जब वो आपसे मुतालबा करे कि यार तुमने तो मुझे पैसे दिए नहीं है मंथली फॉर एग्जांपल, और ये बच्चों के मसले हैं, मैं इसलिए जॉब कर रही हूँ, या मुझे अलग घर दो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह के इशू कर रहे हैं, नहीं वो औरत तो अच्छी होती है जो सास ससुर का भी ख्याल रखे। सो जब वो क्वेश्चन करने लग जाती ना तो फिर वो सबको डर लगता है और फिर इसको ये बुरी औरत, और दैट इज द इजी टारगेट कि भाई किसी की रेपुटेशन खराब कर दो ना, सो दैट इज हाउ वी विल फील बेटर। वो तो आपने देखना ही नहीं है। और जब हमने ये बात की कि जब आपने कहा कि बच्चों से कम्युनिकेट करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो कहीं बात ही नहीं होती ना, आप क्या सोचते हैं वो मैटर ही नहीं करता, ठीक है, ये तुम्हें करना चाहिए। जब किसी की आपने पर्सनालिटी डेवलप होनी दी तो वो पीपल प्लीजर ही बनेगा, और जब पीपल प्लीजर बनेगा तो वो किस तरह आवाज उठाएगा। तो वो जो शख्स है या वो औरत अगर वो निकल जाती है ना अच्छा बन के, और फिर वो कोई खुश भी नहीं होता। सबसे मुझे तकलीफ दे बात होती है 10 साल लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन खुश नहीं लोगों को कर पाते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम तमाम तर लोग अपनी माओ में एक सुपर वुमन ही देखते हैं और हम सबको लगता है कि चाहे उनकी माएँ इस ज़मीन पर हैं या फिर अल्लाह पाक के पास चली गई हैं, उन्होंने अपनी फुल कैपेसिटी में हमारी तरबियत करने की कोशिश की। एंड शी वॉज अ सुपर वुमन, ऑफ कोर्स शी वॉज अ सुपर वुमन। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस सुपर वुमन ने अपने आप को कितना मारा होगा, अपनी कितनी सेक्रीफाइसेस को साइड पे रखा होगा, अपने कितने ख्वाबों को मतलब ख़त्म कर दिया होगा इस वजह से ताकि उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें और अच्छी क्या मतलब एक सिक्योर लाइफ जो है वो गुजार सकें। सो वो जो अपनी माँ को हम क्या मतलब जो अक्सर ख़वातीन जब माँ कोई औरत बनती है तो घर की बड़ी ख़वातीन ही वो ये लड़के को कभी बाप को लेके कभी नहीं बैठेंगे, उसको समझाएंगे कि बेटा अब देखो नई ज़िंदगी तुम्हारे साथ आ गई है, तुम्हारी बीवी इन्हीं चीज़ों से गुजरेगी, ये भी वो तकलीफ़ में भी है, उसके स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होगा तो तुम्हें इसका साथ देना है, ये तुम्हारी भी औलाद है। वो नहीं करेंगे। हम उस औरत को बिठा के ज़रूर ये कहेंगे कि बेटा अब जो कुछ है ना, जितनी तुमने ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, अब जो कुछ है
वो इस बच्चे का होगा। तुमने अब जो चीज़ें करनी है ना, तुमने इस बच्चे को देख के करनी है। आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादती करते हैं, जो हमारे घर की मतलब हमारे घर की जो खवातीन है, जो हमारी बुजुर्ग औरतें हैं, वो जुल्म करती हैं एक तरीके से नई माँ पर ऐसा करके? अच्छा मदिया, मैंने बहुत मर्तबा एक कॉमन बात हर शो पे रिपीट की है, वो ये की है कि देखें, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या हम किसी इदारे के पार्ट बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हम शेफ़ बन रहे हैं या हम होस्ट बन रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड जो मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट किया होगा, मास्टर्स किया होगा, हम उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। और या अगर किसी महफिल में होते हैं तो हम उन लोगों को चूज़ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं कि प्लीज़ आप इसकी 2 मिनट की काउंसलिंग करें, क्योंकि ये करियर ये चूज़ करने वाला है। हम कभी भी शादी से पहले, जिस तरह हम एक लड़कियों को घर गृहस्थी सिखाते हैं कि खाना बनाना सीख लो, कम से कम अंडा बनाना सीख लो, कम से कम चाय बना लो, 1-2 सालन बनाना सीख लो कि कम से कम परेशानी ना हो, तो हम दोनों सूरतों में एक लड़के को भी और एक लड़की को भी ये सिखाते ही नहीं है कि जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, जिसमें एक जिम्मेदारी दोनों के सुपुर्द है, यानी कि एक औरत की भी जिम्मेदारी उसके शौहर के ऊपर है और एक शौहर की जिम्मेदारी उसकी बीवी के ऊपर है। तुम 2 लोगों ने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अभी बेचारों को बगैर कुछ एजुकेट किए हम शादी के राह में फिक्स कर देते हैं और उसके बाद पूरा ख़ानदान उस शादी के अंदर कूद जाता है, चाहे वह लड़के की माँ बाप हों या लड़की के माँ बाप हों। लड़की अगर अपने बहन से क्लोज है, जिनकी पहली शायद 5 साल पहले शादी हो चुकी है, वो उनके लिए एक रोल मॉडल का प्ले करती है, वो उन्हें फ़ोन पे ट्रीट करती है। लड़कियां वक्त से वक्त जो है वो हर 2-2 मिनट के बाद ससुराल की बातें करती हैं और फिर चीज़ों के अंदर मैस क्रिएट होता है और डिवोर्सेस रेट्स बढ़ते हैं। हम कहीं भी एजुकेट नहीं करते जो हमने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गुजारे होते हैं कि कहाँ पे प्लस पॉइंट्स है, कहाँ माइनस पॉइंट्स है, कहाँ पे हमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस जगह पे अपने आप को आगे बढ़ा के उसको प्रोटेक्ट करना है। हम तो कहते हैं ये तो मेरे माँ बाप है। ऐसे में अगर आपका बच्चा हो जाए तो फिर माँ को जब सलाह देना, तो अब जब बच्चों का वक्त, जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम एक औरत को ये बताते ही नहीं है कि ये प्रोसेस क्या है। एक माँ अपनी बेटी को ये बात डिलीवर ही नहीं करती कि देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंज आएगा, तुम्हारे इमोशंस के अंदर चेंज आएगा। तुमने अगर तुम्हारी सास तुम्हारी मियाँ को नहीं समझा पा रही तो तुम उसकी काउंसलिंग करना शुरू करो। 9 महीने अपना दर्द बताओ। सब बच्चे पैदा करते हैं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, दोनों बच्चे 2 अलग तरीकों से पैदा हुए हैं। पैदा करने वाली मैं हूँ, वो 2 बच्चे मेरे अपने जाती हैं, लेकिन जिमल बिल्कुल अलग तरीके से, जो तकलीफें, जो मेडिकल ट्रीटमेंट और जो इमोशनल डिस्टर्बेंस थी वो एक अलग है। हमदान माशाल्लाह जितना स्मूथ, वो कब पैदा हुए या वो कब बड़े हो गए, वो बिल्कुल आसान बेबी था। तो अलग आइडेंटिटी है। तो हमें भी चाहिए कि हम एफर्ट करें। हर चीज़ हम अपने ऊपर या अपने माँ बाप पे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रीट नहीं किया, आप इस पढ़े लिखे दौर में हैं, आपको ये एहसास जिम्मेदारी, आप खुद पढ़ें, आप खुद पूछें। हम लोगों से पूछना समझते हैं कि हम डिग्रेड हो जाएंगे। दूसरों का ख्याल करने के लिए हम सबसे आगे हैं। जो हमारे बराबर में, जो हमारी बीवी या हमारा शौहर या हमारी अपने जो सगे हैं, जिनसे हम जंग नहीं लड़ सकते, हम उनसे नहीं पूछेंगे। क्योंकि दूसरों का ख्याल करना इमेज बिल्डिंग का हिस्सा है। इमेज बिल्डिंग आपको इंसल्ट आपके अपने से होती है। और जब बच्चे पैदा होते, हमने भी तो पैदा किए हैं, हमें भी तो तकलीफें हो सकता है कि उसका जो ऑब्जर्विंग पावर है वो कम हो आपसे, आप थोड़ी सख्त जान हो, आपका इनहेरिटेड बहुत स्ट्रांग हो, आप चीज सिचुएशन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती हो, आपको चीजें मुझे आज तक पता नहीं चला पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। हर माँ को होता है, हर सिंगल औरत जो बच्चा पैदा करती है उसको होता है, मुझे नहीं पता चला। लेकिन क्या हुआ, बच्चा होने के भी कोई 8 साल बाद फील हुआ कि वो जब चीजें ट्रिगर होती हैं, तो पता चला कि ये हुआ। उस वक्त मुझे किसी को फौरन सामने आ जाता है, किसी को बाद में होती है। तो होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या है कि मेरी मदर का काम था कि मुझे बताना, उनको खुद को भी नहीं पता था, उनकी अम्मी, क्योंकि उनकी अम्मी को नहीं पता था। लेकिन मुझे ऐड करना, जब आपने कहा ना कि आप दूसरों से बात करें, मैं ये सोच रही थी कि हमारे इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करें। लाइक अगर मैं कुछ बेसिकली हमारे किससे बात की जा सकती है, जो मर्द जाते हैं यूजुअली आप उनकी कॉन्वर्सेशंस देखें, स्टॉक मार्केट होगी या बिजनेस रिलेटेड या पॉलिटिक्स, और मैं वैसे ही मैं क्यूरियस होती थी कि ये लोग कभी अपनी कोई बात करते ही नहीं। और अगर अक्सर बात ये करेंगे कि यार बीवी को यहाँ जाना था, एक चिड़ तरीके है, या कोई ना कोई वैसे बात नहीं कि हाउ कैन आई लव माई वाइफ बेटर,
या व्हाट, क्या मैं कोई कोचिंग लूं या कुछ कोई जगहों ऐसी पे ऐसा चीज। भी है तूबा कि अगर जैसे अगर आपने कहीं जाना और बच्चे की तबीयत ऑफ हो तो आप अगले जो अपने चिल्ड्रन की बात करें, या बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, अब वो जो माँ है उसकी तो दुनिया अपसाइड डाउन होगी, बच्चा जरा सा बीमार हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब्बाओं की भी हेल्थ में वो फर्क नहीं पड़ रहा होता। हम अक्सर अस्पतालों में देख रहे थे माएँ वो जो ख्वार हो रही होती है, वो जो अब्बा होते हैं वो छोड़ के घर गए, वो जो नींद पूरी करने के लिए गए, माँ की नींद उड़ी हुई होती है। मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। मैंने कहा जी नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। जब आप उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो बड़ा ही मतलब इमेजिन मुझे कोई बताएगा तुमने कैसे बैठना है, क्या बात करनी, उससे मिलना नहीं, obviously I will act like a grown up person, right? Plus those expectations have been set and said. Yeah. लड़कों के साथ वो एक्सपेक्टेशन बयान भी नहीं की जाती। बस तुमने कमाना, that's it. हाँ, क्योंकि हाँ, उनको बस वो प्रोवाइडर exactly. एक मतलब जैसे मैं 3 P's बताती हूँ ना, प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है, प्रेजेंट होना भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सना आज के टाइम में तो हम देख रहे हैं बाप भी कमा रहा है और माँ भी अर्न कर रही बिल्कुल है, ठीक तो है। हम फिर भी माँ को ही सारी जिम्मेदारी माँ पे आके ही क्यों रुक जाती देखो है? मध्य इसको क्वालिफाई करते हैं, हम नहीं कहते। जो बाशऊर लोग हो गए, जो माइंडफुल हो गए, वो कभी भी नहीं कहेंगे। कौन कह रहा है? वो जिसने सीखा नहीं है या जो सीखना चाह नहीं रहा। तो सीखना कौन नहीं चाह रहा? मैं वापस आऊंगी घर की बुजुर्गवार औरतों पे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो सिर्फ ये कहती हैं हमने कर लिया था तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे पास तो सहूलत ज्यादा है, तुम्हारे पास तो टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास तो इंफॉर्मेशन है। मर्द से ज्यादा घर की बड़ी औरतें आपको बाउंड कर देती हैं कि तुम ये नहीं करोगी तो तुम अच्छी नहीं हो। और इसमें पता है एक मैच प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो जो घर की खवातीन है उन्होंने क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं देखी, उनको यही सिखा के भेजा तुम्हारी शादी हुई, तुमने बच्चे पैदा करने, तुमने मियाँ देखना है, तुमने घर संभालना है, तुमने ये करना है। अब वो इस दौर में जब देख रही हैं कि एक औरत ये भी है जो मेरी बहू भी है, शायद मेरी बेटी भी है, जो शादी भी है, बच्चा भी है, मियाँ भी है, घर भी और कमा भी रही है, तो उनको कहीं ना कहीं हो रहा है ये कैसे पॉसिबल है, हमने तो नहीं किया। अब उनको फील आ रही है कि ये अपर लेवल पे जा रही है, इसकी पहुंच मेरे बेटे की नज़र में ज़्यादा हो रही है। उसको लग रहा है कि मेरी माँ तो घर से भी बाहर नहीं निकली थी, और कहीं ना कहीं वो एक जेलसी फैक्टर उनमें जेलस आ रही है। अच्छा, मैं कि यार ये लड़की बहुत कुछ कर रही है, मतलब बाहर भी देख रही अच्छा, है। मैंने कुछ माउस मैं बल्कि अपनी टीम से बात, क्योंकि हमारा टॉपिक था, तो मैंने एक हमारी सीनियर पॉलिटिशियन है, वो नेम है, अगर मेरे शो में आती खुद बताती तो और बात है। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ, सो वो मुझे, अच्छा उनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, तो उन्होंने मुझे कहा मदिया बच्चे मुझे टेंशन है कि तुम्हें अच्छी एक हेल्प मिल जाए ताकि ना तुम्हारी जॉब की तुम्हें इतनी टेंशन ना हो, तुम जॉब में इसको साथ ले जाना। और मैं बच्चा साथ लेके जाती थी अपना। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, बस ज़िंदगी में एक बात याद रखना, तुम्हारी नींदें भी तुम सारी रात इसके लिए जागोगी भी, तुम जॉब भी करो, तुम थकी भी होगी, और कल के लिए जब तुम इसी के लिए सब चीज़ें करी ना कि इसको एक अच्छा फ्यूचर दे सको। कहते लेकिन कल के लिए ये एक्सपेक्ट मत करना कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम उनसे ये कह सको कि मैंने तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि बच्चे तो आपको सिंपली बात कर देंगे कि हमने आपको थोड़ी कहा था। तो वो उनकी जब ये बात थी ना, उन्होंने कहा कि इतना मैंने बच्चों के लिए किया, और बच्चे और कभी कभी हम बुजुर्ग खवातीन के वाले से बात करें, बच्चे भी कभी कभी माँ को क्वेश्चन कर देते कि हमने आपको, जैसे माएँ कहती हैं कि तुम्हें क्या पता, मैंने तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हारे बाप जैसे टॉक्सिक इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारा कर लिया, निभाया। बच्चे कहते हैं हमने थोड़ी कहा था आपको। हाँ, exactly. So, मध्या, वो एक्नॉलेज नहीं करता। ये एक्नॉलेजमेंट क्यों आनी चाहिए? ये एक्नॉलेजमेंट उसकी अपनी वैलिडेशन है जो वो खुद को नहीं दे रही और वो दूसरों से मांग रही है। देखो, आपने एक्सपेक्टेशन क्या सेट करनी होती है? जो नेचुरल फ्लो है अल्लाह की तरफ से, वो ये है कि माँ बाप बच्चों का ध्यान करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, उनके बच्चे बड़े होते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान करते हैं। हमारे यहाँ देसी कम्युनिटी में, देसी फैमिलीज में ये बहुत अरसे से, एंड दिस इज नथिंग टू डू विद रिलीजन आल्सो, क्योंकि मैं बहुत देखिए खिदमत का एलिमेंट तो है, क्योंकि आपको माँ बाप है, बट दैट डज नॉट मीन मेरे माँ बाप का नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, आप माँ बाप का अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी औलाद हो जाती है। आपके माँ बाप पहली जिम्मेदारी, बट दैट डज नॉट मीन कि आपने पेरेंट्स को अबैंडन कर दिया। अबैंडनमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, लेकिन जिम्मेदारी के साथ भी है। आपके बच्चे जब बड़े होते हैं तो सबसे बड़ी एक सबसे अच्छी बात है जो हम सबको पता है, हर घर, हर मुस्लिम फैमिली को पता है कि आपके बच्चों का हक सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप पे होता है। आपके पेरेंट्स जिंदा भी अगर हैं, आपके भाई बहन भी जिंदा हैं, और अगर आप डेथ बेड पे हैं और अगर आपका कोई डिसीजन लेना है तो ना वो आपकी डॉक्टर्स ना आपकी बीवी की सुनते हैं, ना आपके शौहर के सुनते हैं, वो आपके औलाद से पूछते हैं कि आपका डिसीजन क्या है। उसके बाद आपके स्पाउस यानी कि आपके पार्टनर का आता है, फिर थर्ड नंबर पे जाकर आपके पेरेंट्स का आता है, उसके बाद सिबलिंग्स आते हैं। यानी कि आप सोचें कि आपके माँ बाप ने अगर जब आपकी शादी कर दी, लड़के की भी लड़की की भी, तो यहाँ पे वो माँ बाप की जिम्मेदारी तो वही खत्म हो गई, अब सिर्फ 2 लोग हैं।
दो लोगों ने मिल के एक नए इंसान की तरबियत करनी है। हम लोगों को ये बात इसलिए बार बार देखिए, हम लोग तो कर रहे हैं लेकिन हम अभी भी पुरानी रूट्स के साथ अटैच हैं, क्योंकि हम पुराने लोगों के साथ रहते हैं। वो भी बेहतर हो गए हैं, उनकी सोचें भी काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मैं ये बात बाकायदा बहुत प्राउड से कहती हूँ कि अगर शायद मेरी सास वाकई में ना होती तो जो शुरू का जो फेस था, जब मेरी बच्ची घर पे छोड़ के मैं जाती थी तो वो कौन देखता। तो मेरी सास ने बोला ना कि मैं देख रही हूँ, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो वो भी तो बूढ़ी हुई, उनकी भी तो तबीयत खराब हुई, तो वो जगह मेरी मियाँ ने ली कि मैं इनको देख लूंगा, तुम अपना काम करो। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। मतलब अगर हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है तो वो तो फिर हमसे बड़ी है। अच्छा, ब्रेक आ गई है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक आ गई जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कहीं में जाएगा। सिर्फ एक औरत की गलती नहीं होती, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या चाहे वो वर्किंग वूमेन ना हो। दोनों का ना बच्चों को सपोर्ट करने में दोनों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप कमा के ला रहे हैं तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। नहीं, तरबियत में जैसे जितना रोल माँ का है ना, उतना ही पेरेंट्स दोनों का होना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जो वर्किंग वूमेन है, अगर वो मैरिड हैं तो पहला तो फ़र्ज़ उनके घर के है। आप अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, उनकी काउंसलिंग करें, उनकी तरबियत करें। अगर एक लेडी 24 घंटे में से 8 घंटे घर के बाहर गुजारती है तो अपने घर वालों को किस तरह मैनेज करेगी, किस तरह देखेंगे और क्या तरबियत करेंगी। नो, हरगिज़ माँ का कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम औरतें वर्किंग वुमेन है। 20% 30%, ज़्यादातर मेल्स हैं। मेल्स तो बाहर का भी देखते हैं, घर का भी देखते हैं। उनको ज़्यादा लिटरेट होना चाहिए, उन पर जिम्मेदारी, सवाल उनसे भी होगा, दोनों का है। ऐसी बात नहीं है कि माँ का, बल्कि हरगिज़ माँ का नहीं, मैं तो कहती हूँ बाप का ज़्यादा। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी दोनों के ऊपर होती है। वालिदैन जो है, माँ और बाप दोनों होते हैं। तो जितनी माँ की जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ कि उतनी जिम्मेदारी उसके वालिद की भी है। उसकी परवरिश जो है वो अपने हिसाब से दोनों मिल के कर सकते हैं। सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पे ठहराना ये ठीक नहीं रहेगा। बच्चे को कभी भी 10 के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बच्चे को पहले हमेशा अलग समझाएं ताकि बच्चे को पता लगे कि हाँ, ऐसे बच्चे बेइज्जती अपनी फील करते हैं। खैर, ये बड़ा अच्छा आंटी ने पॉइंट दिया आखिर में। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे एक भाई वो कह रहे थे कि अगर खातून अगर वर्किंग वुमेन है तो उनको पहले चाहिए कि अपने घर बच्चों का ख्याल रखें, तो एक काम तो वो भी कर रही हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताइएगा, हम अक्सर देखते हैं ख़वातीन वो बहुत फिजिकली ड्रेन्ड होती हैं जब वो बच्चे को बाहर, क्योंकि एक तो पहली बात, किसी नन्ही जान को दुनिया में लेकर आना इट्स नॉट ईजी। वो 9 महीने का प्रोसेस, फिर 9 महीने का प्रोसेस एक तरफ, उसको पैदा करने वाला जो दुनिया में लाने वाला प्रोसेस जो है वो एक तरफ है, वो इतनी तकलीफ है। उसके बाद फिर वो जो रातों को जागना, फिर बच्चे की छोटी छोटी हर चीज़ आप ही नहीं देखनी है, वो हर चीज़ पे आप ही रिलाई कर रहा है। अब इसमें आप अपनी ज़ात तो आपकी पीछे रहेगी। फिर अगर वो आपके मुताबिक बच्चा नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चा तो एक अपना है, वो अपना इंडिविजुअल है, उसको करना है। माँ कह रही बेटा नहीं करना, बच्चे ने कहा मैंने करना है, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ वो पूरे दिमाग में टारगेट बना के चल रही है। उसको दोपहर 12 बजे तक घर का खाना भी तैयार कर लेना है, और अगर इसमें अगर बच्चा झुंझुलाया, अगर बच्चा उसको तंग कर रहा है तो वो तंग पड़ी, क्योंकि खाना नहीं कंप्लीट हो रहा, खाना नहीं बन सकेगा। तो जो आएंगे वो कहेंगे खाना किधर है, वो कहेंगे बच्चा तंग कर रहा था। तो फिर तो तुम संभाल लेती बच्चा, तो खाना नहीं तुमसे बन रहा था, लोगे नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें में वो औरत जो है ना, वो जो जला जाती है, वो चिढ़ भी जाती है। और अगर बेचारी कहीं पे कोई ऐसा लम्हा है कि वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार या गुस्से का इजहार कर दे, वो बुरी बन जाती है। बिल्कुल। मतलब एक तो मुझे लगता है कि इस बात की भी एक्नॉलेजमेंट नहीं कि इनविजिबल लोड भी होता है। अगर आपके पास हाउस हेल्प भी है, ठीक है, उसको मैनेज करना आपके जहन में, मेरी अम्मी भी वर्किंग वुमन है, कॉल करके बताना सारी ग्रोसरीज हैं कि नहीं है और खाना रेडी होता है अपने टाइम पे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि उसको ये बोलना है, उसको ये करना है, तो वो मुझे लगता है उसकी तो अकाउंटेबिलिटी है, कोई उसको वैल्यू करता ही नहीं है कि ये सारा काम से ज्यादा मैनेजमेंट सही है। फिर मेरी आंखों के सामने मेरी अम्मी ने कितने लोगों को खुद ट्रेन किया कि ऐसे सफाई, बेचारी की एक ही छुट्टी होती है, उसमें भी उसको होता है कि मैंने इसको इस तरह ट्रेन करना है, ठीक है। अब जब वो अपने घर का भी काम मैनेज कर रही, जबकि हमें लग रहा होता है कि नहीं वो कुछ भी नहीं करी, वो मेरी अम्मी का जहन घर पर ही होता है कि ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है, वो रहा। फिर वो मैं अभी ब्रेक में बैठ के मैं ये बता रही थी घर में आज खाना क्या पकना है, क्या चीज होनी, मैं कहाँ पैसे रख के आई, सब्जी कहाँ से लेकर आई, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। फिर एक ये भी होता है कि औरत प्रेजेंट नहीं है, भाई वो कैसे प्रेजेंट होगी, उसके जहन में भी 10 चीजें चल रही। मेरी बहन है, उसका भी बच्चा हुआ है, तो उसके साथ भी मैं बैठती हूँ ना, तो उसका भी फोन, कोई फूड पांडा आ रहा है, कोई ये आ रहा है, मैं कह रही मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकती,
बिकॉज आई कैन सी कि उसके ऊपर ज्यादा लोड है, Preoccupied है, Preoccupied, mentally present नहीं ठीक है। है। फिर अब जब छोटे बच्चे लिटरली अगर मैं उसको छोड़ दूँ ना अपनी नीस को, कभी वो गेट के बाहर है, कभी उसने कोई चीज पकड़ ली, सो आप रिलैक्स नहीं कर सकते कि मैं हूँ, बच्चा खामोश है तो और टेंशन होती कि ये अभी कहाँ चला गया होगा, राइट। और बच्चे को चोट लग जाए तो तुमने फौरन वहाँ पे देखा मतलब नहीं। वेस्ट छोटे में भी बच्चे की माँ मुझे लगता है सो भी रही है तो वो मेंटली मेरी बहन नहीं सो रही, बहुत हाई क्यों? होती क्योंकि है। बच्चा गिर ना जाए, बच्चे को खांसी नींद में आ गई और वो गहरी नींद सो गई तो क्या होगा, उसको सोते में वॉमिट हो गई तो क्या होगा, ये भी माँ को देखना है। मुझे बात बताएं साहब, बच्चे ने तो गिर के खड़े हो जाना है, बिल्कुल। चोट लगनी है, ठीक हो जाना है, बट इन दैट मोमेंट जो रवैया उस बच्चे की माँ के साथ बाकी सबका होता है, आई थिंक हमें उस पर बात मैं इस पे बात करूं, ये मैं इससे गुजरी हूँ, मैं अच्छा हाँ पहले बात तो करो। मुझे बस ये था कि उसके अंदर औरत को कोई रूम नहीं दिया जाता कि वो गुस्सा करे, और मैंने बहुत दफा देखा कि अगर एक औरत गुस्सा करी, ये पागल हो पागल, मतलब उसके एंगर की तो कोई जगह नहीं है, वो चिड़चिड़ी नहीं हो सकती। अगर मेहमान है तो तुम क्यों चिड़ी हुई थी, अच्छे से तुम्हारा तुमने मुंह क्यों स्माइल बना क्यों हुआ नहीं था? की? भाई वो थकी हुई है ना, उसको डील करना है, आपने तो बैठ के बातें करनी वो है। सिर्फ स्माइल नहीं कर पा रही, हाँ, उसको थकी नहीं हुई है, करना, हाँ। उसको नहीं अच्छा लगा कि बिन बुलाए आ गए। आइडल वर्ल्ड में हमें बहुत खुश होना चाहिए, मेहमान आए अपना रिस्क लेकर आए, बट शी इज अनॉयड, लेकिन उसकी कोई वो स्पेस नहीं है और तुमने इस तरह एक्ट किया। ये पूछो कि भाई क्या चल रहा है, हाउ कैन आई हेल्प, जो आपने बोला हाउ कैन आई सपोर्ट यू, वो नहीं होता। सो ये भी मुझे लगता है कि जब कोई मर्द आता है वो गुस्से में होगा, वो ट्रैफिक में था फलाना, एक औरत अगर justify हो जाता है ना। क्योंकि अब आप ये सोचें, नॉर्मल बात है कि एक शख्स पूरे जैसे 8 घंटे बाहर है, वो 9 बजे भी आ रहा है, आई नो शारे फैसल का बहुत ट्रैफिक है, औरत भी शारे फैसल से गुजर रही है। अब वो बात तो करेगी ना कि भाई पानी का मसला है, कोई ना, वो आपसे कब बैठेगी, आपसे बात करेगी, और फिर 10-11 फिर खाना वाना दिए, सोने का टाइम हो गया। तुबा इसी में आप ऐड कर दो कि लोग कहते हैं स्पार्क खत्म हो गया, रोमांस नहीं रहा, आपकी बातें हो क्या रही हैं, आपकी जो बातें हो रही हैं, डबल रोटी बिल, जी हाँ, तो क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस पे लोग आ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सक्यूज ये है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। देखो मैं ये सजेस्ट करती होती हूँ क्लाइंट्स को भी और जनरली पॉडकास्ट में भी, आपको ऑटोमेशन आनी चाहिए, आपको ऑटोमेट करना है। आपके पास अगर हाउस हेल्प नहीं है तो आपको रूटीन और ऑर्गेनाइज होना सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास हाउस हेल्प है, उसको आपने सिखा दिया, अब आपने डेलीगेट कर दिया काम। बिल्कुल जैसे आप ऑफिस चला रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वैसे ही आप घर पे भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। लेकिन हर किसी को ना अपना हिस्सा खुद अकाउंटेबल होके करना चाहिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं तो वो बुजुर्ग भी कुछ ना कुछ करेंगे, लाइक अच्छा मैं सना तुबा की बात में एक चीज ऐड करूंगी, ये वाले काम में कोई ग्रैटिट्यूड नहीं होता, ये एक रूटीन है कि अंडा नहीं, नाश्ता नहीं दिया, वो मुझे लगता है ये भी मैंने बहुत कम देखा है कि वो शुक्रिया अदा करें कि यू मेड दिस फॉर मी, लाइक तुमने एफर्ट की। अच्छा मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूं, जैसे कि अक्सर ख़वातीन, देखिए हम ख़वातीन की बात नहीं करें, ओवरऑल एक जनरल बात करें, सोच की बात करें, किसी को वो नहीं करें कि हम औरतें तो हम औरतों को सपोर्ट करिए, मर्दों को नहीं करिए। लेकिन एक बड़े मज़े की बात मैं बताऊं कि हमारी 2 मिस्टेक्स हैं। एक मिस्टेक वो है कि हम औरतें अपने बच्चों की हर चीज़ अपने शौहर से छुपाती हैं। 80% हमारी ख़वातीन ऐसे घरों में मौजूद हैं, अगर उनके बच्चे कोई बहुत बड़ी, इनफैक्ट वो पसंद भी किसी से कर रहे हैं कि मुझे ये बहुत लड़का पसंद है, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो बाकायदा माँ पहले एक ड्रामा क्रिएट करेगी अपने शौहर को बताने के लिए, ठीक है, डर के कि तुम्हारे बाबा ये कर देंगे। वो बेचारी पूरी स्क्रिप्ट लिखती है कि मैं प्रेजेंट कैसे करूं कि मान जाए। मैंने, क्योंकि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि एक बाप को बताने के लिए, जब उस बाप को शुरू दिन से उस रिश्ते के बारे में या किसी भी मैटर के बारे में सच पता ही नहीं है, कि अगर एक बच्चे को ट्रिप पे जाना है, एक इटली जाना है, कि भाई यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे किसी वजह से इटली जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन माँ वो नहीं बताएगी बाप को कि घूमने जा रहे हैं, वो कहेगी नहीं वो फलाना चैप्टर था, उसको स्टडी करने के लिए बच्चों को भेजा जा रहा है, तो आप पैसे दे दें। तो जब वो कहते हैं ना कि हम पे इल्ज़ाम क्यों आ रहा है, अब जब वहाँ कुछ होगा और जब भांडा फुटेगा,
तो फिर आपका गिरेबान नहीं पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि देखें, आपका ट्रांसपेरेंट रखें। आपका हस्बैंड भी, जब आप कहते हैं ना कि कसूरवार है, हमारी परवरिश का हिस्सा है, तो दोनों हैं। आप अपने बच्चों को ये बेशक कह दें कि ठीक है मैंने अपने आपके बाबा को नहीं बताना। माई मुझे कभी जिंदगी नहीं, मैं तो हम बच्चों ने जिंदगी भर अम्मी ने डराया तुम्हारा बाप आएगा, मैं बताती हूँ। मैंने कहा भाई खुद डांट ली है, कुछ चपेड़े भी लगा लिए, अब अब्बू के भी, क्योंकि वो ये इसलिए कि वो में दो बंदे उतर रहे हैं, क्योंकि अब्बा ना दोनों मारे, ताली मारी, एक उतरा दूसरे ने कूटा। मधिया बाप ना, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मारा। अच्छा वैसे मेरे अब्बू ने भी नहीं मारा, बेचारे मेरे अब्बू सारे शोज देखते हैं कभी, लेकिन मेरे अब्बू की आंखें काफी आंखें एग्जैक्टली मेरी अम्मी ये कहती थी आज तुम्हारे पापा आएंगे तो लगता था कि आज तो हमने बहुत कुछ इतना बड़ा कर दिया है कि इस मामले में अब अब्बू आ जाएंगे। और पापा का सिर्फ एक अल्फाज, अम्मिया इंसान बन जाओ। ये अल्फाज ऐसा होता था, लगता था अम्मी की सारी चपेड़े, सारे जूते, हैंगर, लाते सब एक तरफ। कॉलर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शिकागो से कॉलर जी हमारे साथ। जी सर। डॉक्टर शिकारपुर से माफ कीजिए। शिकारपुर से। शिकार माफ इंशाल्लाह शिकागो भी जाएंगे आप। मेरे कान में आवाज गलत आई जी। शिकागो से शिकारपुर आवाज कान में आई थी हेलो जी। सर टीवी बंद कर दें। सर जी जी आप मुझसे बात करें ना, टीवी बंद कर दें। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा ये मैं चाह रहा था कि जो तरबियत में सिर्फ माँ का कसूर नहीं है, इसमें बाप की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और दूसरे सारे फैक्टर भी है, जैसे सोशल फैक्टर है, फाइनेंशियल फैक्टर है और एथिकल वैल्यूज है। आजकल बच्चों को हम तालीम तो देते हैं स्कूल की उसकी, लेकिन ये नहीं सिखाते कि माशरे में कैसे उठना बैठना है, किसके साथ बिहेव करना है, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो इसमें अहम बात है वो उसकी सेहत की है, बच्चे की। अगर उसकी सेहत सही होगी, जैसे उसकी न्यूट्रिशन है और उसके अलावा उसकी वैक्सीनेशन है, उससे बीमारियों से बचाना है। और दूसरा प्लानिंग नहीं है हमारे लोगों में कि कितने बच्चे होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर 8 बच्चे होंगे तो उनकी तरबियत में फर्क होगा। अगर उनके 2 या 3 बच्चे होंगे तो वो उसकी तरबियत अच्छी कर सकेंगे। हनीफ साहब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि देखिए कि मुझे एक छोटे शहर से मुझे कॉलर का फोन आया और वो इतनी बड़ी बात कर रहा है कि वो मैं कहते हैं ना कि अगर शिकागो में बैठा हुआ पाकिस्तानी बंदा वो ये बात नहीं कर सकता जो आपने बात की थी। इतने आप बादशाह हैं। सर मुझे बताएं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन वो बड़े हैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी तो ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो तरबियत जो है वो सिर्फ इसका मांगा उसमें नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादा जोर जो है ना उसमें दीनी तालीम जो है, दीनी तालीम की कमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के 6 साल के, वो आते हैं, वो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कलमा पढ़ना आता है, तो वो कहते हैं कि अभी हमने कलमा सीखा ही नहीं है। तो ये माँ बाप का कसूर है कि वो उसको बचपन से ये भी तालीम दे दें। और उसके अलावा ये जो न्यूट्रिशनल जो हेल्थ का मामला है ये सबसे अहम है। अगर बच्चा मेंटली फिजिकली फिट होगा तो उसकी तरबियत अच्छी होगी और उसमें माँ का भी हाथ है जरूर और बाप का भी है। जैसे शुरू से अगर हमारे यहाँ जो है माँ इसलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग को अहमियत नहीं देती है, वो कहती है कि इसका ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फजूल है। उसके बाद जो उनकी एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की वो पूरी नहीं होती है। और उसकी जो और उसमें बाप को चाहिए कि बच्चे को कम से कम थोड़ा टाइम दे, उसकी बात सुने, उनके प्रॉब्लम क्या है, उसके स्कूल में मसाइल क्या है, वो किस बात से डरता है, बिल्कुल कौन सी बात उसको अच्छी लगती है बिल्कुल घर में। तो बहुत सारे मतलब ये फैक्टर हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि इन बातों पे अगर ये तो आप हम बैठ के सर आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बड़ी जबरदस्त बात की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। और मैं एक बात ऐड करूं, मैं शिकारपुर जाती हूँ,
मैंने शिकारपुर में इतने पढ़े लिखे लोग देखे हैं, क्योंकि शिकारपुर सिंध का एक वाहिद ऐसा शहर था जिसमें सबसे ज़्यादा तालीमी याफ्ता यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस थी। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस दिए हैं और मैं रिलेट करती हूँ कि वहाँ पे हर कोई बहुत लिटरेट है। और आज जिनसे बात करके बात की, हर लिटरेट पर्सन ना इतना बाशऊर नहीं है। इन्होंने एक जो बात कही कि औरत को सुनना चाहिए, ओवरलैप हो रहा जी। ब्रेस्ट फीडिंग माँ करवाती है तो उसको खुद भी कमी होती है जिसको पूरा करना होता है, वो हस्बैंड की जिम्मेदारी। कितनी खूबसूरत बातें इन्होंने एक जुमले में बोल दी है। ये बात कोई हम समझ, अच्छा हमारे यहाँ तो देखिए बहुत सारे हम मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज तो हम समझ नहीं पाते। कुछ खवातीन जो हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से, बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से अपने बच्चों को फीड नहीं करवा पाती। ये मैंने एक बार पहले भी शो में बात की थी और उसमें भी हम समहाउ कहते हैं कि जी इसमें माँ का ही कसूर है, क्योंकि तुम ये करवाना नहीं चाहती है, वरना ऐसा हो। हम मेडिकल जो इश्यूज हैं पीछे कि हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो माँ जो है ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि मैंने तो ये तक सुना था कि तुमने शायद अपने पास में कुछ अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें ऑपरेशन हो गया। यार ऐसे बच्चे माय गॉड, देखिए मदिया देखो ऐसे बच्चे भी हैं। और मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को भी, खुदा न खास्ता की सूरत में बाज़-औक़ात क्या होता है, आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है लेकिन आपके पास व्हीकल नहीं है, गाड़ी नहीं पहुंची आपको अस्पताल ले जाने के लिए, आपकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने व्हील चेयर में बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है, या एम्बुलेंस में, और वो गाड़ियों में तो नॉर्मल है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो बच्चे को अगर हाइपोक्सिया हो गया, उस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिली दिमाग को, तो वो बच्चा एक सीपी चाइल्ड हो सकता है। उसके साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता की सूरत में अनफॉर्चुनेट डिजीज या कंडीशन हो सकता है, दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से कौन संभालता है उसको? अब वो बच्चा अगर मफलूज है, अपाहिज है, मेंटली नहीं है कैपेबल, अपना सर उठाने लायक नहीं रहा, वो माँ गोद में उठा फिरती है, कहाँ वो बाप, कहाँ वो कौन जिम्मेदार है? वो गाड़ी देर से पहुंचने के लिए कौन जिम्मेदार है जो माँ को गाइड नहीं कर सका कि तुम्हें लेबर पेन्स का किस तरह से बताना है? जैसे भी आपने बात की ना, वो जो उन्होंने सी सेक्शन के बारे से बात की, सो वाकई मैंने देखा है कि सी सेक्शन और दिमाग में जैसे व्हेन आई वाज अबाउट टू हैव अ बेबी, तो क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मुझे भी लगता था मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एकदम से ट्रिगर कर जाती हैं। सो मुझे ये था और मैं इतनी वॉक करती थी 5-5, 7-7 किलोमीटर कि मुझे होता था कि नहीं भी नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन समहाउ कितनी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी थी कि वो नहीं हो सकी। मैंने 36 आवर्स वेट किया। लेकिन सुना मैंने ये था कि देखो ये जो बाकी औरतें ना जिनके ऑपरेशन हुए थे, ये माएँ थोड़ी होती हैं, कौन सी दर्द सही होती है, लेकिन मैंने उनसे शायद ट्रिपल से भी ज्यादा दर्द सही, क्योंकि मैं ना सिर्फ मैंने बच्चे भी गुजारा, ऑपरेशन भी गुजारा, उसके बाद नॉर्मल करने के लिए जो दिए जाती हैं चीजें वो कितनी पेनफुल होती है कि आप सोच नहीं सकते। नॉट ओनली दिस, ऑलमोस्ट लॉस्ट माय लाइफ, मैं और बच्चे दोनों, मतलब, लेकिन मेरी जिद ये थी और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपकी कॉम्प्लिकेशन, आपको ऑपरेशन करना है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन वाली माएँ अच्छी थोड़ी होती हैं, क्योंकि और देखिए मैं एक पढ़ी लिखी बंदी, लेकिन मैंने सुनी भी ना बातें। और आपको ये हमें समहाउ जितनी भी माएँ हैं, मैं जरा चाहती हूँ उस पर ये बात भी करें, हमें समहाउ ये लग रहा होता है कि हम जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बच्चे का मैं इनको एज ए प्रोजेक्ट पाले ताकि हमें लोगों से ना वो अवार्ड, वो ट्रॉफी मिल जाए जो कि हमें कभी मिलनी नहीं होती, उसमें हम रह जाते हैं। देखिए उनकी मैं कॉलर की बात को थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट जरूर करूँगी। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि हम कभी उस बीवी या उस माँ की सुनते नहीं है। आप यकीन करें, बीइंग अ थेरेपिस्ट, मेरे पास ऐसी खवातीन आती है जब काउंसलिंग सेशन होता है तो वो आधी से ज़्यादा उसी में सही हो जाती है, मैं थेरेपी तक जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन में वो आती हैं तो वो खुद आके कहती हैं, क्योंकि और जब उनसे पूछा जाता है तो कहती हैं आज तक हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमें सुना ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ बैठ के एक स्माइली फेस रख के सिर्फ उनको रोते हुए टिश्यू दे रही होती हूँ और सिर्फ मैं सुन रही हूँ, और उनको पता है आप उनको जज नहीं कर रही, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप मुझसे भी नहीं कहेंगी तो फिर आपका मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको बड़े तो आप मुझे अपनी दिल की बात बताएं जो आज तक किसी को नहीं कही ना, वो मुझे बताएं, मैं इसका इलाज भी करूंगी, इसका हल भी। और आप यकीन करें मदिया, आधी से ज़्यादा ख़वातीन जिन्होंने या तो न्यू बेबी डिलीवर किया होता है या थोड़े बच्चे बड़े हो गए या मेनोपॉज की सिचुएशन से गुजर रही हैं, ये वो ख़वातीन होती हैं जिनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, और वो अगेन वही वाली बात के बच्चे पाल दिया, अवार्ड नहीं मिला ना तो वो उस ट्रॉमा में चली गई। मैंने 25 साल 20 साल 30 साल गुजार दिए, मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला? अवार्ड में कि आपको बस एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। मैं अच्छी, हम लोग जैसे हम बात कर रहे थे कि हम बच्चा से गिर जाता है, तो मैं अपनी बात में रखूं कि मुझे ये बात सुनती थी मैं कि बच्चे का अगर गिर जाता है ना तो दिमाग पे चोट पड़ती है, बच्चा जो है वो डैमेज हो सकता है, उसको ब्रेन इंजरीज हो सकती है, उसका जो स्कल है वो बहुत सॉफ्ट होता है और इस तरह
तो मुझे याद है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरा ऑपरेशन था, बहुत सीरियस था कि मतलब मेरी जान ऑलमोस्ट जा चुकी थी और मेरे पर दुनिया जहाँ के जो एक्सपेरिमेंट हो चुके थे और मैं बहुत तकलीफ़ मैं कहती हूँ कि मुझे जितनी तकलीफ शायद मिलनी है वो एक ही डिलीवरी में मिली है। ये पहली वाली आपकी पहली जिमल में मेरी बेटी की मैं वक्त है। तो मुझे याद है अभी कोई 1.5-2 महीने ही हुए थे और आपकी बॉडी पूरी अंदर से एक हीलिंग प्रोसेस में, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप भी अपने आप को सही से अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं। वो गिरी, बेड से करवट लेते हुए गिरी और उसको बचाने में जो मैं गिरी, मैं उसका पेन आज तक फेस करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था, उनको ये था कि ये मेरी बीवी देख लेगी और उस देखने के चक्कर में जो मैं गिरी वो दर्द मुझे आज तक होता है मदिया। मतलब वो बच्ची तो बड़ी हो गई, वो तो बड़ी हो रही है, अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। लेकिन जो मुझे पेन है वो शायद मुझे लगता है कि हर साल उस पेन में इजाफा होता है, क्योंकि डॉक्टर के साथ जब मैं पास हुई, बोला कि ये वो पेन है क्योंकि आपको अक्सर लोगों को डिलीवरी के वक्त अक्सर खवातीन पिटती हैं, उनको मार पिटती है, तो वो जो उनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है वो हील ही नहीं कर पाते हैं। वो चीजें जो आपको कहने का मतलब है यानी कि जो आपका डिलीवरी का जो पार्ट है, जो डिलीवरी के एग्जैक्टली जो हीलिंग प्रोसेस है, आपने जब बच्चा आपने डिलीवर कर दिया, जो 40 दिन का या 2 के दौरान, एग्जैक्टली जब अगर आप उसमें गिरते हैं, आपको चोट लगती है, आपको हेल्दी खाना नहीं मिलता, आपकी इंटरनल आपको हील नहीं किया जाता, आपको ऐसी खुराक नहीं दी जाती, जो कमी आपकी बॉडी में आती है वो किसी भी दवा से, एक्सरसाइज से कभी खत्म नहीं होती, कभी भी नहीं। तो आपकी खत्म हो चुके होते हैं। और जो अगर आपको कोई मारता है आपके, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं जो मैंने देखी हैं जिनको कोई मारता है, पीटता है, या वो अपने ससुराली झगड़ों में बसती हैं, या उनका कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई भी चीज़ उनको तकलीफ देती है, वो कुछ भी कर ले वो हील नहीं कर पाती। जैसे उन्होंने बात की ना कि अगर वो बेचारी चिढ़ रही है, मतलब वो तकलीफ में और वो तकलीफ का इजहार कर रही है और वो आपको जी हजूरी नहीं करी, तो फिर वहाँ पे तो यहाँ पे इस वक्त ये बात आती है कि आपने जो आपके हस्बैंड हैं और आपकी जो साथ सराउंडिंग में लोग हैं उनको उस वक्त क्या है कि एनवायरनमेंट आपको कितना सपोर्ट करे। सीमा हमारे साथ कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कराची से सीमा बात कर रही हूँ। सीमा कैसी आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। हाँ जी, लेकिन बस मुझे ये बात करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेरेंटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने की है, लेकिन मैंने 3 ऐसे केसेस अभी रिसेंट देखे हैं जिसमें सिंगल पेरेंटिंग के बाद लड़कियों ने जो है वो डिवोर्स ली है, और उसका रीजन ये है कि वो बच्चियों की तरबियत में इतनी कमी है कि वो शायद माँ जॉब भी कर रही है और उसके बाद उसकी वो काउंसलिंग नहीं हुई, उस तरीके से उस बच्ची के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, तीनों बच्चियों में। और उसके बाद वो जब शादियां होकर आई तो उन्होंने अपनी ससुराल में गुधम मचाया और उनको था कि जिससे हमारी शादी हुई है वो तो अब हमारा गुलाम है, क्योंकि हमने किसी पे हुक्म नहीं चलाया, हमारे वालिदैन की हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी या हमें वैसी जिंदगी नहीं मिल सकी शादी से पहले, तो अब ये जिससे मेरी शादी हुई है ये तो मेरा गुलाम है, ये घर वाले गुलाम है, ये सारी ख्वाहिशात मेरी पूरी करेंगे, अब चाहे वो 5 साल की उम्र की ख्वाहिश हो या 25 साल की। तो वो उसमें ये हुआ कि वो ससुराल वालों ने जो है वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की और फिर वो क्लैश बढ़ते गए और उसके बाद मैंने तीनों घरों में ये देखा कि डिवोर्स हो गई और लड़की की तरफ से को मतलब ये फाइल डिवोर्स के मुझे खुला चाहिए। तो अब मुझे हैरत ये होती है कि हम कहते हैं कि बहुत अच्छी तरबियत होनी चाहिए, माँ बहुत अच्छी कहती है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स ही हो वालिदैन की। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके वालिद का डेथ हो गई है, उसके बावजूद जो है वो घर वाली जो माँ है वो वैसी तरबियत नहीं कर पाई। डेथ के बाद भी उस बच्ची को ये कहा गया कि तुम्हारा अगर बाप होता तो भी आज ये नहीं होता, मतलब जो मैं जैसी तरबियत कर रही हूँ ना वैसी तरबियत तुम्हारे बाप की मौजूदगी में भी नहीं कर सकती थी, यानी कि वालिद को अगेंस्ट किया गया। और फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि उस बच्ची का घर बर्बाद हो गया, वो नहीं निभा पाई। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इस तरीके से होता है तो या वालिद या वालदा दोनों में से वो तरबियत कैसे करें, बस ये बता दें, क्योंकि बहुत मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। सही, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं, कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक खौफनाक सवाल जो कि हमें आया था हमारे कॉलर की जानिब से, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ उन तमाम तर ख़वातीन को जिन्होंने इस मेल जो सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अकेले रह के भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा परवान चढ़ाया। मेरी अपनी क्लास में, मेरे कॉलेज में, मैंने स्कूल्स में सिंगल मदर्स देखी हैं कि जिनके हस्बैंड तो मुड़ के देखते भी नहीं थे। मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी कि वो कितना वो एनवी करती थी कि जब मेरे अब्बू मैं कभी बात करती थी तो मेरी आंखों में खुशी देख के कहती थी कि आई वांट टू फील द सेम लव फॉर माई फादर, लेकिन माई फादर नेवर शोड अप, सो मैं वो चीज़ फील नहीं कर सकी। और मैंने उन बच्चियों को देखा कि वो बच्चियाँ बहुत ज़िम्मेदार थीं क्योंकि वो अपनी माँ के भी इमेज को लेके चली। समहाउ मैंने देखा है कि जो ख़वातीन अकेली होती ना, उनके बच्चे भी बहुत इसका प्रेशर लेते हैं कि हमने अपनी माँ की इमेज लोगों को दिखानी है, हम, क्योंकि वो माँ के कैरेक्टर को वो बच्चे जस्टिफाई ज़िंदगी भर करते रहते हैं। क्योंकि लोग वहाँ पे भी ये नहीं कहेंगे कि उसके साथ, हो सकता है उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उसकी शादी ख़त्म होगी, बट शी विल बी ऑलवेज हेल्ड अकाउंटेबल कि उसकी शादी ख़त्म क्यों हुई थी। अच्छा, जो कॉल मौजूद थी ज़रा उनकी भी प्लीज़ सवाल का जवाब देते हैं। तो सीमा साहिबा ने एक बात पॉइंट आउट की थी ये कहते हुए कि जी एक सिंगल मदर की बच्चियाँ थी जो कि बाद में उन्होंने भी अपनी शादियाँ ख़राब की और तलाक खुला ले ली। तो इन अ वे इनडायरेक्टली यहाँ मुझे लगता है कि अननेसेसरी ब्लेम किया जा रहा है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि जी माँ बाप को तरबियत करनी चाहिए थी, तो ये बात मैं बताती चलूँ एज ए रिलेशनशिप कोच कि आपके माँ बाप की तरबियत का आपके मैरिज को चलाने के स्किल सेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, मैरिज को चलाने का स्किल सेट आपकी रेडीनेस, आपकी विलिंगनेस, आपकी वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके माइंडसेट पर मैटर करता है। आपको दुनिया से क्या चाहिए और जिस शख्स को आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, अपनी गाड़ी में जिसको सवार कर रहे हैं, इस गाड़ी ने कितना दूर तक जाना है ये आपके माँ बाप की तरबियत डिसाइड नहीं करती। ये वो डिसाइड करता है कि आप में फॉरगिवनेस कितनी, आप में एम्पैथी कितनी, आप में काइंडनेस कितनी, आप एक दूसरे को सपोर्ट कितना करना चाहते हैं। इन बातों पे कोई बात नहीं करता। खातून ने बच्चियों को तो खुला के मामले में ब्लेम कर दिया, उनके हस्बैंड्स का क्या रवैया था, उनके इन लॉज का क्या रवैया था, क्यों ये नौबत आई कि ये शादी नहीं चल सकी। अकेला लड़की या उसके माँ बाप की तरबियत इसमें कभी कभी घर का माहौल भी आपका जो एक बनाता है ना, परसेप्शन बनाता है रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपका बाप मौजूद था ही नहीं तो माँ चाहे जितनी भी एफर्ट पुट इन कर ले, वो बच्चियों को जिंदगी भर। एक सवाल का जवाब इसी बात पे निकलता है कि अगर उनकी माँ ने खुला ली या तलाक ली तो वो एक हैप्पी रिलेशन नहीं था। उस रिलेशन को रखते हुए आप कैसे ये बिलीव कर सकते हैं कि एक हेल्दी बच्चे की ज़हनी कैफियत हो सकती थी। तो यहाँ पे ये बात भी पॉइंट होती है कि वाकई में कि आप जब आपके एक मियाँ बीवी का रिलेशन ही हेल्दी नहीं है और वो शादी नहीं चल सकती, और ये सोचते हुए कि नहीं मेरे बच्चे हैं, आप उस टॉक्सिक रिलेशन में एक ऐसा बच्चा बना दें जो कि दूसरी की जिंदगी तबाह कर दें, लेकिन उससे कोई लेना देना जज करें, उल्टा अगेन हम जज करें, उन बच्चों को भी जज करें जो कि, इसलिए मैं देखा जब वो हम अक्सर शोज करते हैं ना, जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं हमें रिश्ता निभाने में, जो हम उनके जब रिश्ते भी आ रहे थे ना तो वो बहुत 100 सवाल इकट्ठे करते हैं। मुझे ये भी उन्होंने एक जुमला बोला कि अब वो चाहती हैं कि वो मेरा गुलाम हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी, उन्होंने ये बात की ना कि अब वो चाहती हैं कि तुम सारी महरूमियाँ और ख्वाहिशें पूरी करो। अगर कोई शख्स, चाहे जो भी जेंडर हो, ये बात कर रहा है कि अपने फादर या मदर का बदला अपनी पार्टनर से ले रहा होता है, तो इस पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी चैलेंज इस तरह हो तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, इन चीज़ों को देखा जाए। कि अभी भी कोई भी मशवरा ऐसे करता है, मैं ड्रामा भी देख रही थी, उसके अंदर वो कहता है कि आप थेरेपी लें, तो कहती तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। ये बात नहीं समझ आती कि मेरे साथ जनाब ड्रामा राइटर भी मौजूद है, मैं आपकी महविश हसन को भी अपने शो में जो है वो शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम महविश, आपको शो में खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम मदिया, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए हमारे, जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है माविश? जी मदिया, आई कैन हियर यू। या अच्छा माविश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए हमारे जो ड्रामास हैं, मैं हमेशा ही अपने शो के प्लेटफॉर्म से भी कहती हूँ कि बेस्ट मीडियम है लोगों को एजुकेट करने के लिए और हमारे मुआशरे की सही तस्वीर भी लोगों तक पहुँचाने के लिए। और हमने भी अपने ड्रामास में यही देखा कि समहाउ चाहे हीरो अच्छा हो, बुरा हो या विलन जैसा भी हो, उसका पीछे से अगर वो बुरा है ना तो उसके कैरेक्टर का जो निकलेगा, जो रूट कॉज निकलेगा, वो एक माँ की तरबियत पे ही निकलेगा। ऐसा क्यों है? हम हर चीज को, इंसान अपनी फितरत पे भी तो पैदा हुआ ना, माँ बाप तरबियत करने वाले, एक माँ है, उससे सब बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की, लेकिन हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा हुआ है। तो ये मुझे बताएं, हम माँओं को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है। वो ये है कि देखिए, जो प्राइमरी केयर गिवर जो होती है ना, वो माँ होती है। ठीक है,
आपके पास एक बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक जो टेक केयर करता है वो माँ करती है। सिखाना, खिलाना, सुलाना, नहलाना, वो सारे काम जो है वो माँ कर रही है। तो जो बाप का रोल होता है वो बहुत बहुत थोड़े से घंटों के लिए बाप आता है घर में, 4-6 घंटे जो समझ में वो बाप के साथ गुजरते हैं। तो ऑब्वियसली अगर जो ब्लेम किया जाएगा तो भी माँ को किया जाएगा, और अगर अप्रिशिएट किया जाएगा तो भी माँ को किया जाता है। अगर हम देखें तो दोनों एस्पेक्ट देखें ना, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर बच्चा आपका बहुत कामयाब हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, तो आप क्रेडिट किसको देते हैं? यूजुअली माँ को ही देते हैं ना। बाप को बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है, ये वजह है। सही। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि हम क्यों नहीं हम बाप की भी तरबियत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब ये टाइम जरा मुख्तलिफ हो गया है। माएँ भी कमा रही हैं, बाप भी कमा रहे हैं, और अगर हमने जरा लोअर तबके की तरफ चले जाए तो वहाँ पे तो माएँ ही कमा रही हैं। जो हमारे घर में डोमेस्टिक स्टाफ काम करता है उसमें वही कमा रही हैं। बाप तो रात चाय के ढाबे में बैठ के चाय पी रहा है, या फिर वही जो माँ ने पैसे कमाया था उसको नशे में उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो औरत मजबूर हो जाती है अपने बाकी बच्चों को काम पे रखवाने के लिए। ये हमने देखा है। सो हम मतलब माँ बेचारी बाहर से काम करके आ रही है, हम उसके काम को काम अंडरस्टैंड नहीं करते। देखिए, कैटेगरी बहुत अलग अलग है। अगर आप ये डोमेस्टिक स्टाफ की बात करें तो देखिए इनका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इनके जो मर्द हैं, मुझे तो आज तक यकीन करें ये समझ नहीं आता कि ये औरतें इन मर्दों को लेके साथ चलती क्यों, सिर्फ एक टैग के लिए कि ये मेरा हस्बैंड है। आप यकीन करें अभी रिसेंटली सिर्फ लोअर क्लास में नहीं, ये अपर क्लास में भी है। खवातीन काम कर रही है और वो भी ये टैग को लेके चल रही होती है कि मियाँ साथ है बच्चों के लिए, वरना फिर लोग कहेंगे सिंगल मदर की बच्चे खराब हैं। ये हमारा बड़ा एक ओल्ड कल्चरल वो है, हमारा सिस्टम है कि हमारे यहाँ जो है ना वो औरत एक घर को बनाती भी है और तोड़ती भी है। आपने ये सुना होगा हमेशा, मैंने तो ये बचपन से ही सुना है कि औरत घर को बनाने वाली भी औरत होती है और तोड़ने वाली भी औरत होती है। तो ऑब्वियसली देखिए औरत के ऊपर ना बहुत बर्डन है इस चीज का कि वो एक घर को चला रही है। मर्द का काम ये है कि मर्द कमा के ला रहे हैं। और अब जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि यस, औरतें बहुत ज्यादा वर्किंग उस पे आ गई हैं, मतलब क्या कहेंगे उसको, इक्वालिटी हो गई है, मर्द भी कमा रहा है, औरत भी कमा रहा है। तो मुझे बताइएगा, क्या ये वाकई बात सही है कि एक घर को तोड़ती और जोड़ती सिर्फ औरत ही है? उसमें बंदे का मतलब कोई उसका कोई परसेंटेज नहीं होती कि चाहे, और अगर आप काम करके भी आ रहे तो दैट डज नॉट गिव यू अ राइट कि आप आके बाहर की सारी चीजें घर में निकालें? देखिए, ये जो है ना गाड़ी के दो पहिए हैं, मर्द और औरत। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये कम्प्लीटली सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी है कि घर को बना दे और बिगाड़ दे। अगर मर्द का सपोर्ट उसके अंदर शामिल नहीं है तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक घर बेहतरीन तरीके से चल सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि औरत और मर्द दोनों मिलकर के अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो घर चलता है एक अच्छे तरीके से, चाहे वो घर के कामों में हो, चाहे वो बाहर की काम में हो, जॉब करके पैसे लेकर आना हो। अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, मेरे ख्याल से लोगों को ये अवेयरनेस भी आ गई है कि एक बंदा कमाए और बाकी सारे बैठ के खाए। इससे बेहतर ये होता है कि सारे लोग मेहनत करें और जो कमा सकता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो कमा के लेकर आए तो कमा के लेकर आए। तो अब मेरे ख्याल से अवेयरनेस हो गई है। अब मैंने चेंज ये भी देखा है कि जैसे स्कूल वगैरह में बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जाएं तो माओ से ज्यादा जो फादर्स जो हैं वो ड्रॉप करने के, छोटे बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं। जो फादर्स पहले अगर जैसे क्लास कोऑर्डिनेटर्स अगर माएँ थी तो बाप भी अब क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं। वो देखने तो अच्छी चीज है कि वो माइंडसेट अब लोगों में आ रहा है, एक अच्छा चेंज है। मेरे ख्याल से जो चेंज लेकर आए ये मिलेनियल्स, और उसके बाद फिर आई होम श्योर के अगर जेनजी ने सोचा कि बच्चे पैदा करेंगे कि हमने, तो शायद वो भी इस चेन को ब्रेक करेंगे जो अपने बच्चों से देखते आ रहे हैं। जब हमारे घर में जब बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है, खासतौर पर जब आपकी शादीशुदा जिंदगी एक वर्स्ट सिचुएशन होती है, जब हम एक दूसरे कपल के पेरेंट्स को बुलाते हैं तो हम सिर्फ माँ को ब्लेम करते हैं। तो उस वक्त एक बात जो सामने आती है कि औरतें यकीनन घर चलाती हैं, सुबह 6 बजे से उठ के अपने बच्चों को खाना पीना, उनके हेल्थ डिसीजंस, उनके बच्चों के मूड स्विंग्स, उनके अपने आपसी लड़ाई झगड़े सब करती हैं। लेकिन 2 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि एक तो आप अपने हस्बैंड से ट्रांसपेरेंट रहें, और दूसरी बात कि मर्दों को ये है कि जहां देखें कि आपकी अपनी बीवी गलत है उसको वहीं रोक दे। तो आपकी जो आपकी तरबियत जो होगी ना घर के सामने, उस माहौल को उस मुकाम पे टॉक्सिक पे नहीं लेकर जाएगी, वो वहीं पे रोक के एक बेहतर आंसर दे सकेगी। मैं अपने बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए मैं डॉक्टर के क्लिनिक में गई। वहाँ पे बहुत छोटे बच्चे आए थे कि छोटे बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में थोड़ी होते, जहाँ उनको रोना वो रोएंगे, वो चुप थोड़ी करेंगे, और आपको कैसे पता बच्चे क्यों रो रहे हैं। एक बच्ची 1.5 साल की होगी और
वो बच्ची बहुत रो रही थी। अच्छा, पहले बाप ने माँ को आंखों से गुस्से से देखा, वो माँ उसने हिजाब लिया हुआ था। अच्छा, पहले बच्चे ने कोशिश की कि बंदे ने कोशिश की बच्ची को पकड़ के बाहर ले जाए, बच्ची रोती, वो फिर गुस्से से आया और वो बच्ची ज़मीन पे लेट के रोने लगी। और उस आदमी ने ये भी नहीं देखा कि हम सब लोग बैठे हैं, और उसने गुस्से से अपनी बीवी को झंझोड़ा और उसने कहा, और उसने अपनी ज़बान में, क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आई उनकी पर्सनल लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा कि इसको समझाओ, और वो चला गया वहाँ से। अब वो औरत वहाँ पे बैठी मतलब रो रही है, वो छोटी बच्ची रोई जा रही है, उसको डॉक्टर को भी दिखाना और उसको कम्युनिकेट भी करना नहीं आता था। और मुझे तब औरत की बेबसी का बहुत मजा हुआ कि देखिए यहाँ पे बंदों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ें, तुम ये देखो कि उस फादर के बिहेवियर का इम्पैक्ट बच्चे पे होगा। यही उसका रोल मॉडल है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हैं। शादरी आबादी पाक आपको लाती हमसे महफूज रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।